हेलो चैंपियंस। अभ्यास 2025 के नेक्स्ट वीडियो में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है चैंपियन स्क्वायर का परिवार। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के उन कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जैसे कैसे उसको डील करना है, कैसे परिभाषा के रूप में लिखना है, कैसे अंडरलाइन करना है, या कुछ चीजें नहीं बनती तब हमें कैसे डील करना है। ठीक है। साथ ही साथ हम आज समर्पित करेंगे अपना 10 नंबर का क्वेश्चन माँ अहिल्या को आज। और ये जो वीक जो चल रहा है माँ अहिल्या के जन्म जयंती का वीक चल रहा है ना। अभी हाल ही में हमारी कैबिनेट, जो हमारी मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट है, वो कैबिनेट की जो मीटिंग थी उसका भी आयोजन कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ, राजवाड़ा में हुआ। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन माँ अहिल्या के चरणों में समर्पित है। ठीक है। आज हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ठीक है। और ऐसे शब्दों के बारे में जिसको कहीं ना कहीं हमको नॉलेज होना चाहिए। क्या है? एमपीपीएससी का कहीं ना कहीं से उद्देश्य अब ये रह गया है कि हमें ऐसे अधिकारी का, ऐसे स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है जो नाक मुंह कान गला खोल के चल रहा है। इसका मतलब है कि वह टोटली अवेयर है, वो कहीं ना कुछ चीजों को सीख रहा है, हमेशा उसकी लर्निंग प्रोसेस ऑन है। अगर वो हाईवे में चल रहा है तो हाईवे में अगर होर्डिंग लगा हुआ है तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि अच्छा ये तो पेपर 1 का भाग है, अच्छा वाह पेपर 2 का है, अच्छा ये इकोनॉमिक्स से हो सकता है, ये ऊर्जा से। अगर इस टाइप का स्टूडेंट है, वो वॉल में देख रहा है कि कुछ शासन की योजनाएं हैं, उसको अपने पेपर से कनेक्ट कर रहा है, न्यूज़पेपर की कटिंग्स को भी अपने हिसाब से लिंक कर रहा है। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री, अर्थशास्त्री जितने स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो क्या हमारे पेपर के लिए हिसाब से चीजें जुड़ रही हैं तो वो जोड़ेंगे। साथ ही साथ उनके कोई अच्छा कोटेशन है उसको निबंध के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, और उनकी भाषा शैली, उनकी लेखन शैली और उनकी विचारशीलता, अपने इंटरव्यू में भी उनको कैसे प्रदर्शित करना है, ये सब एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि डे 1 से आप इन सब चीजों को धीरे धीरे सीखने का प्रयास करें, जिससे आप एक कंपोजिट पर्सनालिटी बन पाएंगे। ठीक है। देखिए क्या रहता है, जो परिवर्तन आप दुनिया में करना चाहते हैं वो सबसे पहले स्वयं करें, और ये काम सबसे पहले मैं स्वयं भी करता हूँ, है ना। हमारी पूरी टीम हमारी कोशिश करती है कि जो आसपास के सराउंडिंग में जो चीजें चल रही हैं उसको हम ऑब्जर्व करें। हम अपने पेपर से, क्या क्या रहता है कि जब आपका उद्देश्य पावन होता है तो आपको चारों तरफ चीजें वही दिखने लगती हैं जो आप देखना चाहते हैं। ठीक है। तो अगर हमने उद्देश्य बनाया है कि हम एक बहुत अच्छा ईमानदार अधिकारी बने, बहुत अच्छा ऑफिसर बने, जो देश के लिए कुछ समर्पण से काम कर पाए, तो जब अधिकारी बनने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम उसको रिलेट करना, हमारे आसपास की चीजें क्या हमारे पेपर के हिसाब से हैं। पेपर क्यों? क्योंकि यही पेपर आपको एक अच्छा अधिकारी बनाएगा, अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो हम एक अच्छे माइंडसेट के साथ काम करें। हमको बिल्कुल भी आसपास की चुनौतियां, जो संघर्ष चल रहे हैं, उसको संघर्ष का समाधान बन के प्रस्तुत होने की कोशिश करना है। जो समस्या चल रही है उस समस्या का रोना बिल्कुल नहीं रोना है, ये सब बंद करिए, ये खराब है, ये खराब है, सिस्टम खराब है, बिल्कुल सही बात है। सिस्टम खराब है, मगर सिस्टम को सुधारने की कोशिश हम छोटे से एक प्रयास से कर सकते हैं, और इस प्रयास की शुरुआत होगी आंसर राइटिंग से। ठीक है। सीधे मुद्दे पे आते हैं, आंसर राइटिंग में हम आज डिस्कस करेंगे प्रॉक्सी मतदान के बारे में। हाल ही में दिल्ली में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में ये शब्द आप लोगों ने शायद ध्यान दिया हो, नहीं दिया हो तो मैं याद दिला देता हूँ। प्रॉक्सी मतदान का एक शब्द बहुत चर्चा में आया था। ये क्या है? याद है आपको कॉलेज ड्यूरेशन का वो शब्द, जब जब हम अपने दोस्त से धीरे से कान में बोल देते थे या मैसेज करते थे, भाई मेरी प्रॉक्सी लगा देना है। यही वही प्रॉक्सी है। अपने दोस्त को जब हम बोल देते थे कि भाई मेरी अटेंडेंस लगा देना, और चुपचाप वो अटेंडेंस लगा देता था, तो ये माना जाता था कि आज ये व्यक्ति आया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे दो दोस्त थे, अभिषेक और आकाश। आकाश जिस दिन अटेंडेंस देने नहीं आते थे, उनका मन नहीं करता था, तो धीरे से आकाश अभिषेक को फोन लगा देता कि भाई आज मैं नहीं आऊंगा, मेरी प्रॉक्सी लगा देना, और धीरे से वो अटेंडेंस डन कर देता था। यही है प्रॉक्सी। अब सरल शब्दों में मैंने चीजें समझाई, अब हम परिभाषा के रूप में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है कि वह प्रणाली, देखिए मतदान लिखा हुआ है तो ये पक्का मतदान से संबंधित है। तो वह प्रणाली जिसमें कोई पात्र मतदाता जो किसी कारणवश स्वयं मतदान केंद्र पर उपस्थित नहीं हो सकता, अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति यानी प्रॉक्सी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति को मतदान करने के लिए अधिकृत करता है, उसके द्वारा अथोराइज किया जाता है कि मेरा मतदान फलाना व्यक्ति करेगा। ठीक है। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? भारतीय सैनिकों को दी जाने वाली सुविधा। हो सकता है कि वह सैनिक जम्मू कश्मीर में हो मगर मध्य प्रदेश का निवासी हो, मध्य प्रदेश में इलेक्शन चल रहा है, तो वो व्यक्ति लिखित तौर पे एप्लीकेशन देकर चुनाव आयोग को, आप एक संबंधित व्यक्ति को अथोराइज कर देगा कि ये मेरे बिहाफ पर, मेरे अनुपस्थिति में मेरे द्वारा ये मतदान करेंगे। ठीक है। यही है प्रॉक्सी मतदान। ठीक। तो ये आंसर आपको पॉइंट्स पर न लिखकर, अगर आपको ऐसे लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं। आपके पास समय कम है तो सीधे लिखना है कि
किसी कारणवश मतदान केंद्र पे उपस्थित न होने की स्थिति में, ठीक है, क्या करना है, अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को क्या करना है, अथोराइज करना है, अधिकृत करना है। इस पूरी प्रोसेस को प्रॉक्सी मतदान बोलेंगे। तो दोस्तों फिर हम बात करते हैं अब लिंग दो समिति के बारे में। अब देखिए क्या है लिंग दो समिति, जानने के पहले मैं आपको ये सीधे चीजें साफ करना चाहूंगा कि बिल्कुल इसको मत देखो पीछे का आंसर। आप सबसे पहले अपने जीवन का छात्र जीवन याद करिए। आप कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में होंगे, प्राइवेट कॉलेज में होंगे, तो आपके कॉलेज में इलेक्शन होना स्टार्ट हो गए होंगे उस टाइम पीरियड में। और इलेक्शंस कैसे होते थे, जब इसमें लोग सचिव बनते थे, अध्यक्ष बनते थे, और धीरे धीरे करके यही छोटे छोटे स्टूडेंट्स जो सचिव हैं वो अध्यक्ष हैं, आगे चलकर ये बहुत अच्छे नेता बने। हाल ही में जो मैं आपको बता दूं कि हमारे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, ये इन्होंने भी अपने राजनीति जीवन की शुरुआत कहाँ से की, ऐसे ही छात्र राजनीति से शुरुआत की। कॉलेज में सचिव का तौर पे काम किया, अध्यक्ष के तौर पे काम किया, और धीरे धीरे करते करते पार्टी के एक नॉर्मल कार्यकर्ता से करते करते वो सीएम के पद पे पहुंचे। माननीय हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने भी अपने छात्र जीवन की शुरुआत बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से की। उन्होंने भी यही सचिव, अध्यक्ष, पार्टी का एक नॉर्मल कार्यकर्ता जो दरी बिछाने का काम करने से लेकर मुख्यमंत्री के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। फिर वहां से पहुंचने के बाद अभी केंद्रीय मंत्री के तौर पर उन्होंने अपना कर्तव्य निभाना प्रारंभ कर दिया है। और देखिए सूरज जहां जहां जाता है रोशन करता है। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान केंद्र में जा रहे हैं तो वहां भी अपने आप को रोशन कर रहे हैं, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, अपनी कुछ अच्छी एक्टिविटीज से, अपनी हार्ड वर्क से, कुछ ना कुछ इनोवेशन के तहत से। और उन्होंने ग्राउंड लेवल से आज तक जो उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया है, अब वो अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का उपयोग, अपने प्रयोग वो अपने पूरे इंटायर इंडिया पे कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि साउथ में भी उतना ही अपने ज्ञान का, अनुभव का बेटरमेंट कर पा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं, उत्तर में कर रहे हैं, दक्षिण में, सभी चहुओर अपना अपने अपने काम से, अपने दिमाग से, अपने अनुभव से देश के लिए तत्पर है। ये है एक क्या, छात्र राजनीति। तो छात्र राजनीति में कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए लिंगदो समिति की स्थापना हुई। कब स्थापना हुई? 1996 में। तो आप पहला पॉइंट लिखिएगा, गठन। फिर गठन के बाद उद्देश्य क्या है? तो छात्र संघ चुनाव के बारे में परामर्श प्रदान करना। और परामर्श कैसा था कि छात्र, वही व्यक्ति छात्र इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा जो मिनिमम 60% अंक प्राप्त किया हो और जिसकी उपस्थिति 75% हो, तो वो इस इलेक्शन के लायक बनेगा। साथ ही साथ उसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में वो 21, 22, 23 वर्ष हो, और पोस्ट ग्रेजुएशन में 25 वर्ष तक की उम्र आयु अगर है तो वो इलेक्शन के लायक है। मगर उससे बड़ी उम्र के व्यक्ति इसके लायक नहीं होंगे। ये उनकी अनुशंसा थी। साथ ही साथ जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग कोर्स से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उनको इलेक्शन के लिए शामिल नहीं करने का उन्होंने प्रावधान रखा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने इन चीजों को बहुत अच्छे से फील किया होगा तो आपको ये समिति तुरंत हिट कर जाएगी कि अच्छा, ये तो हमारे हमारे चुनाव से रिलेटेड समिति है, ठीक, छात्र इलेक्शन से संबंधित। नेक्स्ट बात करते हैं उपभोक्ता फोरम। देखिए क्या है, अब पूरा जो जमाना है, पूरा देश है, पूरी दुनिया है, कस्टमर सेंट्रिक हो गई। कस्टमर को फुल्ली सेटिस्फाई करना अंतिम उद्देश्य रह गया है। हर कंपनी चाह रही है कि कहीं ना कहीं अपने जो उपभोक्ता है उसको इंपॉर्टेंट फील कराएं। वो चाहे आप किसी होटल पे चले जाएं, या किसी रेस्टोरेंट पे चले जाएं, या किसी कैफे में चले जाएं, उपभोक्ता को सबसे इंपॉर्टेंट फील कराना ही कंपनियों का उद्देश्य है। मगर कुछ वर्षों पहले एक ऐसी स्थिति थी कि कंपनी बहुत अच्छे अच्छे वादे कर देती थी, मगर जब हकीकत पे चीजें होती थी तो वो बहुत, जो उनके वादे थे वो भ्रामक होते थे, और लोग और जो हमारे उपभोक्ता थे अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस करते थे। और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उपभोक्ता फोरम की स्थापना करवाई। क्यों? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं उपभोक्ता अपने आप को ठगा महसूस करता था। हाल ही में आपने एक न्यूज़पेपर में घटना सुनी होगी कि जिसमें एक स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं और ट्रेन लेट हो जाती है, और ट्रेन लेट हो जाने की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाते। और उसने, उस स्टूडेंट ने अपने अवेयरनेस का ध्यान रखते हुए उपभोक्ता फोरम में अप्लाई किया, और वहां जज ने एक सीधे आदेश पारित किया कि आपको 15 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन रेलवे के द्वारा दिलाया जाएगा। तो ये है पावर उपभोक्ता फोरम का। चलिए मुद्दे पे आते हैं। उपभोक्ता फोरम क्या है? एक शिकायत निवारण केंद्र है। इसका गठन उपभोक्ता अधिनियम 1986 के तहत हुआ, और हाल ही में इसका संशोधन किया गया। कब? 2019 में। ये फैक्ट मुझे लगता है आपको याद होगा। साथ ही साथ बता दें कि 3 प्रकार के आयोग बने, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, और एक जिला स्तर पर। जिला स्तर फोरम की बात करें तो 1 करोड़ तक का कॉम्पनसेशन दिलाने का अधिकार अभी जो नया संशोधन हुआ उसमें किया गया है।
राज्य स्तर पे बात किया जाए तो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का, और राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ से अधिक तक का कॉम्पनसेशन दिलाने का दायित्व राष्ट्रीय आयोग को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सरपंच पतिवाद। देखिए, इस शब्द को जानने के पहले मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा, यूट्यूब पे आपने टीवीएफ सीरीज देखी होगी, और टीवीएफ सीरीज में आपने नाम सुना होगा कौन सा, एक वेब सीरीज आई थी, बताइए कौन सी वेब सीरीज है, बताइए बताइए। उम्मीद होगा कि उस वेब सीरीज का नाम आपको याद होगा, पंचायत वेब सीरीज। क्लियर है, मैं वैसे क्वेश्चन देने वाला था बट मैं आपको बता दूं कि आप चलिए, आप हार्डवर्क मत करिए। पंचायत वेब सीरीज थी। पंचायत वेब सीरीज में क्या हुआ, वहां भी एक महिला सरपंच थी, बट जो रूल्स थे, रेगुलेशन कर कैसे फॉलो करवाना है, क्या डिसीजन लेना है, उनके पति देव लेते थे। आपने इस चीज को बहुत अच्छे से फील किया होगा, और यही है सरपंच पतिवाद, कि किसी महिला के पैरेलल में, पार्श्व में बैठकर एक पति के द्वारा या किसी व्यक्तित्व के द्वारा क्या किया जाता था, डिसीजन लिए जाते थे। वो मात्र एक, क्या कर सकते हैं, डमी सरपंच के तौर पे काम करते थे। यही है सरपंच पतिवाद। इसके अंतर्गत पुरुष सरपंच पति, सरपंच देवर, प्रधानपति आदि के रूप में पंचायत व्यवस्था में सरपंच के रूप में चयनित महिलाओं के सम्मत यानी बाजू में पद के पार्श्व में बैठकर वास्तविक राजनीति और निर्णायक शक्ति रखते थे। ठीक, और ये गांव को भी पता होता था कि महिला नाम मात्र की सरपंच है, एक्चुअल में पावर इन फलाने जी के पास है। ठीक, इसका घाटा क्या हुआ, इसका प्रभाव हुआ कि महिला स्वायत्ता का हनन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि जरूर आपको देखने को मिले। ठीक, नेक्स्ट चलिए, हम बता रहे हैं कि 15 मई से, अभी जो हाल ही में 15 मई कंप्लीट हुई है, 15 मई से हमने बैच लॉन्च किया है नया, अपराजित 2.0, जिसमें हम एक ही फीस में 2 मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू दे रहे हैं। कौन सी फीस में, एक ही फीस, एकदम नॉमिनल फीस है। जैसे जो आसपास के सराउंडिंग में आपकी जो फीस चल रही है उसकी 50% फीस है। ठीक, मैं फीस डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आपको दिए हुए नंबर पर कॉल करना पड़ेगा, इंक्वायरी लेनी पड़ेगी, ऑफलाइन सेंटर में आना पड़ेगा। फीस आपकी आशा से बहुत कम है। ठीक, बट क्या है, हम उसमें एक नई चीज भी दे रहे हैं। वो फीस तो आप दीजिएगा, बट हम आपको एक ही फीस में 2 बार मेंस पढ़ा रहे हैं। और कभी कभी होता है क्या, स्टूडेंट एक मेंस पढ़ लेता है बट कुछ मेच्योरिटी नहीं हो पाती, उसको लगता है कि मुझे थोड़ा सा एक बार और ये सब्जेक्ट पढ़ लेता तो बढ़िया फील करता है। हम आपको दे रहे हैं। अच्छा, फिर क्या है, कुछ कोचिंग्स जो होती हैं, संस्थान है, मना कर देते हैं, भैया एक फीस में एक ही बार हो पाएगा। हम ये कर रहे हैं कि भैया एक फीस में अनलिमिटेड बार, 2 बार आप पढ़िए, खूब टेस्ट दीजिए। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी दे रहे हैं, आपको प्रदान कर रहे हैं एक ऐसा मेंटर जो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, शाम को 6 बजे तक, 6 बजे 1 घंटा और बढ़ा दिया गया है, 6 बजे तक आपकी पर्सनल ग्रोथ पर काम करेगा, आपकी आंसर राइटिंग पे काम करेगा, कैसे किताब पढ़ना है, इन सभी छोटे छोटे सेगमेंट्स पे काम करेगा। 2 वर्ष की रिकॉर्डेड क्लासेस होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रिंटेड नोट्स और क्लास नोट्स, ठीक है, प्रिंटेड नोट्स, क्लास नोट्स, और तीसरा हैंड रिटन सिनॉप्सिस भी प्रदान किया जाएगा। ये है हमारे संस्थान की विशेषता। और ये जो क्या रहता है कि ये जो चीजें शब्द दिख रहा है ना, एक ही फीस में 2 मेंस, दोस्त ये लिख कर रख लीजिए, लिख कर रख लीजिए, 2 बार मैं बोलूंगा, ये लिख कर रख लीजिए, ये हमारा कमिटमेंट है। हम इसको अक्षरशः, हम आपको एक 2 दिन में आपको हैंड रिटन फॉर्म में, जिसमें हमने साइन करके इस चीज को ऑथेंटिकेट करने की कोशिश की कि भैया हम ये रिटर्न में दे रहे हैं कि हम आपको चीजें इन्हीं गारंटी में देंगे। क्लियर है, ये रिटर्न में आज इंसान तभी दे पाता है जब उसे पूरा विश्वास होता है कि हम बच्चों के साथ पूर्णता न्याय करेंगे। क्लियर है, जाते जाते अभी आगे के क्रम में बताएंगे आपसे कि 24 तारीख को एमपीपीएससी 2020 रैंक 2 निधि भारद्वाज मैडम आ रही हैं। ठीक है, आप जानेंगे लाइफ बियॉन्ड द सिलेक्शन, कैसा होता है जीवन डिप्टी कलेक्टर का। ठीक, वो तो चीजें आप जानेंगे, साथ ही साथ कैसे बनना है। देखिए, नए स्टूडेंट के तौर पे आपके मन में हमेशा एक मन में एक ऊहापोह की स्थिति होगी कि कैसे हमें बनना है, कैसे चैलेंज आता है। कभी कभी महिलाओं के जीवन में परिवार से कभी कभी दबाव आते हैं, कैसे डील करना है, कभी कभी नहीं बनती, कई बार आप फेल होते हैं, इसको कैसे डील किया जाता है। इन सभी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके आइए, मैडम आपको 1-to-1 चीजें डील करेंगे। ठीक है, फुल डे आपके लिए डेडिकेटेड तरीके से वो आ रहे हैं। वो ये मान के चल रहे थे, उन्होंने खुद से ये बात बोली कि अब हमारा दायित्व तो बनता है कि हमारी शिक्षा का फायदा उन स्टूडेंट्स को दे जो कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति में। तो वो भटकाव की स्थिति को दूर करने के लिए मैडम आपको मिलेंगी 24 तारीख को सुबह 10 बजे। ठीक, दिया हुआ नंबर है 90-390, मैं लिख देता हूं, 90-390 90390 30348 पर कॉल करके अपने आप को
आप रजिस्टर करा लीजिए, तो जिससे आपकी सीट एकदम सिक्योर हो जाए। ठीक, फिर आपको हम बता दें कि 1 जून को लेकर आ रहे हैं डेडिकेटेड तरीके से वॉरियर बैच। ये फुल्ली इंग्लिश मीडियम बैच है। हमारा कोई भी समझौता हम पढ़ाई के साथ नहीं करते। जो हम शब्द लिखते हैं उसको 100% नहीं, 101% निभाने की हमारा हमारा कमिटमेंट है, आपको समर्पण है हमारा। हम इंग्लिश मीडियम का बैच ला रहे हैं, आपको डेडिकेटेड फैकल्टी मिलेगी, और ये वही फैकल्टी है जो अंतिम पायदान तक पहुंच चुकी है। आपको हम वो सब चीजें बताएंगे, उन सभी अनुभव के बारे में बताएंगे कि कैसे एग्जाम में आपको ना केवल ज्ञानी नहीं बनना है, हमको ऑफिसर कैसे बनना है, इन सब के बारे में। ठीक है, यही वो बैच है जिसमें हम वही चीज है, 2 मेंस, 1 प्रीलिम्स और इंटरव्यू, केवल एक ही फीस में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 1 जून सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में ये बैच स्टार्ट होगा। 1 तारीख को आपकी पूरी पूरी आउटलाइनिंग बता दी जाएगी कि आने वाले 12 महीने में हम आपके साथ, हमको आपको ये चीजें डील करने वाले हैं। हम आपको ये नोट्स बनाएंगे, ऐसे ऐसी क्लासेस होगी, साथ ही साथ फैकल्टी का इंट्रोडक्शन होगा, साथ ही साथ आपको उस दिन कोई ना कोई एक विशेष व्यक्तित्व से देखने को या उनसे साझा करने का, अपने अनुभव साझा करने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा। ठीक है, टाइम आपको बता देते हैं, 9 बजे से 12 के बीच में, और दिन है 1 जून, संडे का दिन है। आप अपने आप को बिल्कुल फुर्सत से आइए। और खासकर 12th पास स्टूडेंट, उनके लिए एक विशेष अनाउंसमेंट है कि जिन्होंने हाल ही में 12th पास किया है और जो जो प्रदेश के टॉपर हैं, जिले के टॉपर हैं, हम उनको फ्री में पढ़ा रहे हैं। हमारा दायित्व तो है कि ऐसे उभरते हुए स्टूडेंट्स का हम सहयोग करें। साथ ही साथ जिन्होंने 90% प्राप्त किया है उन्हें 70% का डिस्काउंट, जिन्होंने 80 अंक प्राप्त किया है उन्हें 50% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। और जिनके नंबर कम है, भैया बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपका साथ बिल्कुल देने वाले हैं। आपको आकर्षक कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा, और हम आपका हाथ तब तक थामेंगे जब आप अंतिम रूप तक चयनित नहीं हो जाते। क्लियर है? ठीक है, हम एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया है हमने 2026 के स्टूडेंट। देखिए क्या है कि 26 आपके पास अभी टाइम है, दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा। इस बीच में क्या बैठे, इस बीच में भोला राम पे बैठकर या ऑनलाइन अपने घर पे बैठकर मोबाइल चलाने का समय नहीं है। हमको इस समय का यूटिलाइजेशन करना है। इसमें आपको दिन को 2 भागों में बांटिए, एक प्रीलिम्स की तैयारी करिए, एक मेंस की तैयारी करिए। अब ये टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, हम यूनिट वाइज टेस्ट दे रहे हैं, यूनिट वाइज। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। दिए हुए नंबर पे आप कॉल करिए, 90 390 30 348 पर कॉल करिए, अपने आप को रजिस्टर करिए। ये ऑनलाइन माध्यम में भी है, ऑफलाइन माध्यम में। 20 तारीख कल तो डेमो था, करीबन करीबन 150 स्टूडेंट ने अपने आप को एनरोल कराया और कल टेस्ट दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस टेस्ट सीरीज में आप इन्वॉल्व होइए। देखिए कल पहला दिन था, तो ये स्थिति थी हमारे पास कि हमने 150 बच्चों को इंस्टेंट लेवल पे चीजें डील की। हमारी ऑलरेडी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें कम से कम 800-900 स्टूडेंट हैं। हमारी क्लासेस पूरी पैक रहती है। बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमें ऐड कर लीजिए, बट हमारी कोशिश यही कि हम एक लिमिट तक ही बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद हम अपनी गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के लिए बेटरमेंट करने के लिए हमारा कमिटमेंट है। हम उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे। तो आप जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं और अपनी आंसर की, सॉरी आंसर, हाँ सबसे अच्छी चीज बता दें कि जो यहाँ प्रिंटेड आंसर की मिलेगी, आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगी। आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, एक टीचर बैठे रहेंगे जो आपकी पर्टिकुलर आपकी कॉपी पर ध्यान देंगे कि कैसे कैसे आपको एनरिचमेंट करना है, 65 नंबर वाले को 95 नंबर कैसे लाना है, और 95 से 100 नंबर जो ला रहे हैं उनको कैसे सस्टेन करना है, और बहुत कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं, बहुत हुई पब्लिसिटी, सीधे मुद्दे पे आते हैं। राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में जिलाधीश के कार्य बताइए। आपने देखा होगा जिलाधीश, कलेक्टर, कलेक्टर का नाम ही क्या है, कलेक्ट करना, चीजों को क्या करना, इकट्ठी करना, संग्रहित करना। ये चला आ रहा है कब से, ब्रिटिश काल से। वो क्या कलेक्ट से तात्पर्य क्या था, जो राजस्व होगा, रेवेन्यू होगा, उसको कलेक्ट करना है। और धीरे धीरे कलेक्ट कलेक्ट करते करते वो कलेक्टर बन गया। ठीक है, तो जिलाधीश का काम राजस्व प्रशासन के मुख्य मुखिया के तौर पे भी होता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जिले के समग्र शासन और प्रशासन को बनाए रखने में जिलाधीश जिले का एक सर्वोच्च अधिकारी होता है। भैया उसको लॉ एंड ऑर्डर जो होगा वो भी उसको डील करना है। ठीक, सर्व जिले का सर्वोच्च मुखिया है, इसीलिए ये इनका जो डिपार्टमेंट होता है वो है सामान्य प्रशासन विभाग। सिंचाई, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, जितना सेगमेंट हो सकता है जिलाधीश के अंडर में आएगा। ठीक है, चलिए राजस्व प्रशासन के क्षेत्र के मुखिया के तौर पे इनके कौन कौन से काम हो सकते हैं। पहला काम देखिए, इसको आप सोचिए 7 मार्कर है। 7 मार्कर में 8 पॉइंट के साथ इस चीज को डील किया गया। 8 पॉइंट आपको बताना पड़ेगा कि सर हमारे आप कॉपी चेक कर रहे हैं, 8 पॉइंट लिखा है, आपको मजबूरी में 4 से 5 नंबर मुझे देने पड़ेंगे। चलिए पहला पॉइंट, कार्य, जो उनका कार्य होगा भू राजस्व एकत्रीकरण।
ठीक, भू राजस्व लैंड रेवेन्यू जो प्राप्त हो रहा है उसका एकत्रीकरण करना, फिर जो लैंड के जो अभिलेख होंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसका रख रखाव करना। आपने देखा होगा कभी कभी जनसंपर्क की साइट पे ये सभी जो ऑफिसर्स हैं, जो हमारे कलेक्टर साहब हैं, बीच बीच में देख लेते हैं कि भैया जो लैंड रेवेन्यू के से संबंधित डॉक्यूमेंट्स है वो क्या कैसे रखे हुए, सुरक्षित तो है, रखे हैं कि नहीं रखे, कहीं जलने की चांसेस तो नहीं है, नहीं तो प्रॉपर तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर लगाएं जिससे ये चीजें बच पाए। साथ ही साथ जिला कोषागार के पर्यवेक्षण के रूप में भी काम करना है। स्टाम्प अधिनियम को लागू करना है, भैया कोई घपलाबाजी तो नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके, क्योंकि स्टाम्प नहीं है वो शासन का पैसा है वो, ठीक है। फिर सरकारी संपदाओं का प्रबंधन करना, शराब, पेट्रोल पंप, मादक पदार्थों का शुल्क पर नियंत्रण रखना। देखिए शब्द केवल टू द पॉइंट लिखा है, लंबे लंबे सेंटेंस फॉर्म मैंने नहीं किए, ठीक है। अन्य सरकारी बकायों की वसूली करना और तकावी ऋण का वितरण करना, किसानों को दिया जाने वाला ऋण है ये, ठीक है। निचले अधिकारियों द्वारा भू विवाद से संबंधित दिए गए निर्णयों को के विरुद्ध क्या करना है, देखिए कि विद जैसे कभी कभी रहता है कि आपके निचले अधिकारी मतलब नायब तहसीलदार, तहसीलदार ने कुछ जजमेंट पारित कर दिया और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता संबंधित व्यक्ति, तो वो जिलाधीश के पास अपील कर सकता है और वो जिलाधीश अगर बात सही लगती है तो दिए हुए जो जजमेंट है उसको पलट भी सकते हैं, ठीक है। तो ये मुख्यतः ये 8 प्रकार के काम है और अन्य काम भी हैं, आप उसको अन्य कामों को भी ऐड कर सकते हैं, बट आपको लिखने का तरीका आप ऐसे लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत प्यारा दिखेगा, ठीक। देखिए याद रखिएगा कि हमको आंसर केवल लिखना नहीं है, हमें आंसर बहुत अच्छा प्रेजेंट भी करना है, ठीक है। चलिए मुद्दे पे आते हैं सीधे। फिर भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका समझाइए। भैया भारतीय राजनीति में भाषा की इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए कुछ चीजें हमने इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखा है, लास्ट में आपको पॉजिटिव के साथ ही इसका निष्कर्ष लिखना है कि भैया भाषा एक ऐसी चीज है जो लोगों को जोड़ने का काम करती है, ठीक। बहुत सारी बुराइयां की। इस आंसर को मैंने निधि को भेजा था कि निधि मैडम आप इसको देखिए, तो कल रात की पोजीशन है कि कल रात में उन्होंने बोला कि इस सर इसमें अपन केवल नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लिख सकते, कुछ पॉजिटिव भी दीजिएगा। निष्कर्ष मैंने भेजा था तो उन्होंने निष्कर्ष बोला कि निष्कर्ष आप पॉजिटिव के साथ देंगे। ये होता देखिए क्या है, होता है कमिटमेंट, ये है निधि मैडम की खासियत, ठीक है। ये कभी कभी कुछ ना कुछ अपना पुट वो दे देते हैं कि सर एक काम करिएगा इसमें आप पॉजिटिव के साथ इसका निष्कर्ष लिखिएगा तो आंसर बहुत साधा हुआ आंसर होगा। चलिए बात करते हैं, भाषा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। थोड़ी सी आप हिंट बता दीजिए, एक इंट्रो हो जाएगा। भाषा भारतीय राजनीति में एक निम्न भूमिका होगी, तो एक लाइन का हमारा इंट्रो होगा। फिर उसके कौन कौन से होंगे, तो भाषाई आधार पे राजनीति की भूमिका, भाषाई आधार पे क्या हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ। आपको पता होगा 1953 में आंध्र प्रदेश सर्वप्रथम भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य हो गया। फिर राज्यों में भाषाई विवाद, महाराष्ट्र वर्सेस कर्नाटका। आपने देखा होगा कि कुछ कर्नाटक में कुछ मराठी होते हैं जो हमेशा डिस्प्यूट चलता रहता है ना। बिहार, ये तो क्षेत्रवाद की बात किया जाए मगर भाषा का भी एक इंपॉर्टेंस है कि बिहारी आ जाते हैं कहाँ, महाराष्ट्र में, तो उनको लगता है कि भैया हमारी नौकरी खा रहे हैं। ये कुछ ना कुछ ये भाषा का भी ईश्वर एक इम्पैक्ट दिखता है। यूपी वर्सेस बिहार, यहाँ उर्दू का इन्फ्लुएंस है। कर्नाटक में मराठी अल्पसंख्यक। फिर भाषा के आधार पर मतदाता व्यवहार, भैया अगर कोई मराठी बोल रहा है ना, तो ये लगता है अच्छा उर्दू बोल रहा है तो ये हमारा अपना वाला है, इसी को वोट देंगे। ये भी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं होता है व्यक्ति इससे। आम नागरिकों को मतदान देने के, मतदान कैसा, भाषाई आधार पर किया जाता है। अन्य भाषाओं की मान्यता की राजनीति, कि भैया कुछ ना कुछ पार्टी के क्या क्या कोशिश रहती है कि भैया अन्य भाषाओं को हम एक उनको मान्यता प्रदान करते हैं जिससे हमारा वोट बैंक बढ़ जाए, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि जो अभी 20 भाषाएं 18 भाषाएं जो ऐड हुई हैं टोटल अभी तक, वो कहीं ना कहीं देखिए मुख्य उद्देश्य तो जनता को उसमें शामिल करना भी, मगर कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस राजनीति पे भी होता है कि चलिए भैया मैथिली को भी हमने भाषा में शामिल कर दिया तो वो वोट बैंक भी आपका कन्वर्ट हो जाता है। ये भी भाषा राजनीतिक इन्फ्लुएंस है इसमें। फिर हिंदी भाषा विरोधी राजनीति, आदि उदाहरण दक्षिण बनाम उत्तर भारत, ये कहीं ना कहीं डिस्प्यूट का कारण है। तो भाषा राजनीति में भाषा का पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, नेगेटिव थोड़ा आंशिक तौर पर देखने को मिल रहा है। अंत में अगर आपको निष्कर्ष लिखने का मौका मिले तो बिल्कुल बताइएगा कि भारत जैसे देश में विविधता, अनेक विविधता होने के बाद भी भाषा एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसकी पीडीएफ फॉर्म हम आपको टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन माँ अहिल्या का, अभी जो ये हफ्ता चल रहा है माँ अहिल्या का जन्म जयंती का हफ्ता है। अभी आपने देखा होगा कि हमारी कैबिनेट
इंदौर स्पेशल आई कैबिनेट की मीटिंग राजवाड़ा में आयोजित हुई, क्यों? मां अहिल्या की जन्म जयंती के अवसर पर। तो ये क्वेश्चन मां अहिल्या के चरणों में समर्पित है चैंपियन स्क्वायर की ओर से। चलिए आइए हम मां अहिल्या के उन राजनीतिक विचारों के बारे में जानेंगे जो उन्होंने अपने कर्मों के थ्रू, अपने कार्यों के थ्रू लोगों को एक मैसेज दिया। चलिए, अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की एक, देखिए इंट्रो भी लिखना है आपको 3 से 4 लाइनों में। तो अहिल्याबाई मराठा साम्राज्य की एक प्रतिष्ठित आदर्श शासिका थी, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में यानी 1825 से लेकर 1895 में मालवा क्षेत्र पर उन्होंने प्रभावशाली शासन स्थापित किया। साथ ही से वे न केवल एक धार्मिक परोपकारी शासिका थी, साथ ही साथ वो एक कुशल प्रशासक भी थी, रणनीतिकार थी, कूटनीतिज्ञ थी और न्यायप्रिय नेता के रूप में भी उन्होंने काम किया और प्रदेश को और अपने राज्य को बहुत ही अच्छे तरीके से संचालित किया। चलिए सीधे मुख्य उनके राजनीतिक विचार हैं, कौन कौन से प्रशासन के संबंध में, लोकतंत्र के संबंध में, न्याय के, देखिए इस आंसर में हमने फ्लो चार्ट इसलिए ऐड किया कि इन पॉइंट्स के बाद हमारा एग्जामिनर ये देख ले कि भैया इन्होंने मैक्सिमम 10 से 12 डायमेंशंस कवर किए, और जितना डायमेंशंस आप कवर करेंगे, आप मान के चलिए कि आपको धूमधाम से 10 नंबर में आपको 7.5 से 8 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, सैन्य सशक्तिकरण, प्रभावी राजस्व व्यवस्था, लोक कल्याणकारी राज्य, कला संस्कृति का संरक्षण, साथ ही साथ महिला नेतृत्व एवं प्रशासन और धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, चलिए हम सिस्टमेटिक तरीके से बात करें, प्रशासनिक तौर पे बात करें तो कूटनीतिक तरीके से उन्होंने सीमावर्ती राज्यों पर क्या किया, अपना, देखिए दो चीज से आप लोगों का दिल जीत सकते हो, या तो उसको हरा कर या उससे मित्रता करके। उन्होंने बोला कि नहीं, लड़ाई नहीं करेंगे, हम मित्रवत संबंध रखेंगे। तो कूटनीतिक तरीके से उन्होंने क्या किया, सीमावर्ती राज्यों के साथ मित्रवत संबंध रखे। हैदराबाद के निजाम और पेशवा के साथ उन्होंने बहुत मित्रवत संबंध रखे, जिससे राज्य उनका एकदम खुशहाल था। ठीक, फिर लोकतांत्रिक शासन, प्रजा से संबंध क्या करते थे कि समय समय पर वो क्या करते थे, प्रजा से संबंध भी, संवाद भी मेंटेन रखते थे। तो प्रजा से संवाद स्थापित करके समस्याओं का समाधान करना। एक चुपला दरबार होता था, ठीक, चुपला दरबार के माध्यम से वो लोगों को एक समय डिसाइड हो जाता था, उस दरबार में लोगों के द्वारा जो भी समस्या सुनाई जाती थी उसका तत्काल वो निवारण करते थे, जिससे क्या होता था, एक लोकतंत्र की स्थापना होती। प्रत्येक व्यक्ति ये मानता था कि माँ हमारे लिए हमारा कुछ अच्छा करेगी। माँ अहिल्या, सोचिए कि अहिल्या माता को हमने माँ का दर्जा दिया हुआ है, इंदौर में उन्हें देवी के जैसा पूजा जाता है। खासकर अगर आप महेश्वर में जाएंगे तो साक्षात जब आप माता की मूर्ति आप देखेंगे तो आपको ईश्वरी शक्ति देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था, निष्पक्ष और त्वरित न्याय हेतु उन्होंने न्याय मंदिर का एक नामक न्यायालय की स्थापना की। न्यायालय का नाम था न्याय मंदिर। ठीक, ये जरूर आप इसको जरूर लिखिएगा, ये बहुत ही इंपैक्टफुल शब्द है। न्याय मंदिर नामक न्यायालय की स्थापना की, जहां निष्पक्ष और त्वरित न्याय होता था। ग्रामीण स्तर पर पंचायत का उन्होंने गठन किया, जो स्थानीय स्तर पर जो पंचायत उनको क्या करती थी, डिस्प्यूट्स जो होते थे, लड़ाई होती थे, झगड़े होते थे, ये वो स्थानीय स्तर पर सॉल्व कर लेते थे। फिर धार्मिक सहिष्णुता, आपने देखा होगा कि माँ हमारी माँ अहिल्या बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उन्होंने शिवालय का निर्माण कराया, न केवल इंदौर में, मध्य प्रदेश में, बल्कि आपने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का काम भी माँ के द्वारा किया गया। सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव था, सहिष्णुता का भाव था। काशी, गया और रामेश्वरम में अनेक तीर्थों का इन्होंने नाम कराया। अच्छा, ये जितनी चीजें हैं ये भगवान शिव से समर्पित थी, उनकी भगवान शिव के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। फिर सामाजिक सुधारवादी दृष्टिकोण, महिलाओं की शिक्षा और उनकी विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने प्रोत्साहित दिया। उन्होंने यही कोशिश की कि जो हमारे राज्य की महिलाएं हैं उनका कितना अच्छा आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर कितना उत्थान किया जा सकता है, उन्होंने पूर्णतः कोशिश की। उन्होंने महेश्वर में उनकी इनकम का सोर्स, महिलाओं के इनकम का सोर्स बढ़ाने करने के लिए हैंडलूम्स की व्यवस्था की। आप अगर महेश्वर जाएंगे तो आज भी वहां की महिलाएं आपको साड़ी बुनती हुए मिलेंगी। ठीक है, ये होता है, क्या करना है, इकोनॉमिक रिफॉर्म करना। ठीक है, ये आज नहीं तब के समय से माने इस चीज को किया है। ये लिखा भी है, महिला रोजगार हेतु महेश्वर हस्तशिल्प की शुरुआत की। ठीक है, नेक्स्ट सैन्य सशक्तिकरण, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी आक्रमणों को निपटने के लिए उन्होंने सैन्य का निर्माण किया। और समय समय पर उन्होंने ये भी समझा कि राज्य को केवल मित्रवत नहीं, भैया शक्ति के प्रदर्शन के द्वारा भी हमको अपने आप को मजबूत रखना है, संगठित रखना है। फिर प्रभावी राजस्व व्यवस्था, उन्होंने कर संग्रह को न्यायगत और कृषक हितैषी बनाया।
अगर लगता है कि कृषक के पास प्रॉपर इनकम है तभी उनसे कर लिया जाता था, अन्यथा उनसे कर नहीं लिया जाता था। किसानों को सूखे और अकाल के सामान के स्तर पर उन्हें छूट प्रदान की जाती थी कि नहीं भैया इनका हमें शोषण नहीं करना है। यही है संवेदना। ठीक, सहानुभूति समानुभूति जो शब्द आप एथिक्स में पढ़ते हैं वो यही है। माँ हमेशा ये मान के चलती थी कि उनकी प्रजा प्रजा नहीं है, उनकी उनके पुत्र के भांति उनको ट्रीट करते थे कि नहीं भैया हम अपने प्रजा के साथ अन्याय नहीं करेंगे। अगर वो कठिनाई की स्थिति में है तो माँ के तौर पे उन्हें हमको प्रिजर्व करके रखना है, उनको पालन पोषण करना है। ठीक है, फिर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इनके द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के लिए एक स्पेशल क्या है इनका फोकस रहता था कि भैया बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाए। शिक्षा समय समय मतलब जो बच्चा जीरो से लेकर मतलब शून्य काल से लेकर अपने एक मेच्योरिटी की स्थिति तक बेसिक एजुकेशन उसको मिलना अनिवार्य है। न केवल पत्रों को बल्कि पुत्रियों को भी, बालक बालिका दोनों को इक्वलिटी के साथ उन्होंने ट्रीट किया। देखो कुएं, तालाब, धर्मशालाओं का, स्कूलों का, चिकित्सालय का उन्होंने निर्माण कराया। फिर कला और संस्कृति देखा ही आपने, अपन डिस्कस किया था, महेश्वर को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उन्होंने बनाया। आप महेश्वर का किला जाइएगा, है ना, वो किला नहीं है भैया, मध्य प्रदेश पर्यटन का एक गौरव का केंद्र है। अच्छे अच्छी फिल्में भी वहां शूट हो रही, तो आप वो आज के नहीं है, वो तत्कालीन समय से बनाई हुई चीजें हैं जो आज हम उसको गौरव के रूप में, प्राउड के रूप में चीजों को देखते हैं। ठीक है, कला और शिक्षा को प्रोत्साहित किया। महेश्वर घाट, अहिल्या घाट, ये सब शामिल है। महिला नेतृत्व और प्रशासन, वे महिलाएं क्या करती थी, महिलाओं को उन्होंने क्या किया, नेतृत्व प्रदान करने का अवसर प्रदान किया कि भैया आप लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कीजिए, आप हमेशा परिवार में डिसीजन लीजिए, आप केवल खाना बनाने के लिए नहीं हुई, आप बराबरी के साथ बैठकर एकदम निर्णय लेने का काम करिए। आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना, आत्मनिर्भर रहने की कोशिश करना है। अंततः अंत में स्पष्ट होता है कि अहिल्याबाई का शासनकाल राजनीति की, देखिए जो आपको निष्कर्ष लिखना है सकारात्मक लिखना है। इन दो पन्ने पे आपने जो चीजें लिखा है उसका पूरा निचोड़ इन शब्दों में होना चाहिए। तो देखिए क्या है, अहिल्याबाई का शासनकाल राजनीतिक स्थिरता, न्याय व्यवस्था, सैन्य संगठन, प्रशासनिक दूरदर्शिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण रहा है। उनका शासन दर्शन, लास्ट की लाइन पढ़िए, धर्म, दया और दायित्व की त्रिवेणी पर आधारित था। ये शब्द जिस दिन एग्जामिनर चेक करेगा उसको आत्मा उसकी खिल उठेगी कि नहीं, बस इसी चीज के लिए इस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था, ऐसा स्टूडेंट हमें चाहिए। ये शब्द कितना शानदार है, धर्म, दया और दायित्व की त्रिवेणी पर आधारित था। किनका दर्शन, माँ अहिल्या का जीवन दर्शन। हमको धार्मिक भी रहना है, दयावान भी रहना है और पूरे जितने दायित्व हैं उसका भी पालन करना है। अगर ये त्रिवेणी मिल जाती है तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। ठीक है, हम आपके जीवन में हमेशा उत्थान करने की हमेशा बिल्कुल कोशिश करेंगे, तत्पर रहेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। ये हम जीवन के अंतिम समय तक आपको निभाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते रहेंगे इसी प्रकार के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।